मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने पहले रिमझिम के अंदर अध्याय 1 से लेकर 4 तक का अध्ययन किया। अब हम हिंदी व्याकरण के अंदर अध्याय 1 पढ़ेंगे, जो कि हमारा है भाषा, लिपि और व्याकरण। प्रस्तुत पाठ के अंदर हम भाषा के बारे में समझेंगे, लिपि के बारे में समझेंगे और व्याकरण के से संबंधित प्रश्नों का समाधान करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप, ये हमारी हिंदी की बुक है व्याकरण की, ये आप देखिए, ये हिंदी की हमारी अभ्यास पुस्तिका है। जब आप इस वीडियो को देखें तो आप अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 1 जरूर खोलकर बैठें। अब हम पढ़ते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। इन चित्रों को ध्यान से देखिए, ये आपको चित्र नजर आ रहे हैं, ये दोनों चित्र नजर आ रहे हैं आपको। पहले चित्र में संकेत के माध्यम से बात की जा रही है। संकेत जैसे कि ट्रैफिक पुलिस होता है, तब हम जब कहीं गाड़ी से जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस सेंटर में खड़ा रहता है जहाँ पर उसकी जगह होती है, और वहां से वह हम सबको संकेत देता है कि हमको राइट वाले को रुकना है, लेफ्ट वाले को आना है, या पीछे वाले को आना है, या सामने वाले को रुकना है। संकेत के माध्यम से हमको वो संबोधित करता है कि किसको पहले आना है, जिससे कि ज्यादा रश भी ना हो और एक्सीडेंट होने का खतरा ना रहे। दूसरे चित्र में अध्यापिका जो है वह लिखकर और बोलकर अपनी बात समझा रही है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हमारी भाषा हुई। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, ये मेरा बोलकर आपको समझाना हो रहा है। बच्चे पढ़कर, आप लोग पढ़कर और सुनकर, आप बुक में से पढ़ रहे हो, अभ्यास पुस्तिका में से, और सुन रहे हो जो मैं आपको बता रही हूँ। उस बात को सुनकर आप बात को समझ रहे हैं। संकेत सदा स्पष्ट नहीं देते हैं। जो संकेत होते हैं वह सदा स्पष्ट अर्थ नहीं देते हैं, वो सही अर्थ नहीं देते हैं। इसलिए अपनी बात कहने और दूसरे की बात समझने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हमें अपनी बात किसी और को कहने में और दूसरे की बात को समझने में हमको भाषा का अत्यंत आवश्यक होना पड़ता है। हमें जब तक भाषा नहीं आएगी, हम एक दूसरे की बात को नहीं समझ सकते हैं। आज जैसे कि मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ, मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो आप जो मुझे उत्तर देंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप जो मुझे उत्तर देंगे तो वह उत्तर आप मुझे हिंदी में ही देंगे। आप इंग्लिश टीचर से बात करेंगे, आप इंग्लिश टीचर जो आपसे आंसर पूछेगी, क्वेश्चन पूछेगी, आपका उसका आंसर आप इंग्लिश में देंगे। तो ये क्या हमारी भाषा हो गई है। भाषा के माध्यम से ही अपने भाव, विचार, संदेश आदि कहकर और लिखकर प्रकट करते हैं। हमारे भाव क्या है, हमारे विचार क्या है, हम किस प्रकार के विचार, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं, क्या बात बताना चाहते हैं, वह हम या तो लिखकर या कहकर बताते हैं। और सुनकर तथा पढ़कर दूसरों के भाव एवं विचार समझते हैं, और सुनकर हम दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं। इस प्रकार भाषा एक साधन है। भाषा एक साधन है। आइए हम भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को और अपने भावों को व्यक्त करते हैं, यानी कि बताते हैं दूसरे को, और दूसरे के भावों या विचारों को समझते हैं, और दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या बोलने की इच्छा है, वो जो बोलता है उस बात को हम समझते हैं। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल देती हूँ मैं, अगर आप, ऐसी सांकेतिक भाषा भी होती है। अगर आपकी मम्मी ने आपको कहीं जाना है, मार्केट जाना है, आप मार्केट में गए हैं, आपको खिलौने की शॉप मिल गई है, या कोई आप गेम जोन में जाना चाहते हो, अगर आपने मम्मी से पूछा, अब मम्मी एक बार आपको बोलेगी नहीं, तो आप उस बात को समझ जाओगे कि इसका अर्थ क्या हुआ, कि मम्मी आपको उस काम करने के लिए मना कर रही है। भाषा के दो रूप होते हैं। जैसा कि आपने देखा है, भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, जो कि हम बोलकर व्यक्त करते हैं, जैसे मैं आपको बोलकर व्यक्त कर रही हूँ, और दूसरा है लिखित भाषा, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, जो मौखिक भाषा वह होती है जिसको हम बोलकर समझाते हैं, और लिखित भाषा वो होती है जिसको हम लिखकर समझाते हैं। तो आइए हम इसका भी अध्ययन करते हैं। मौखिक भाषा में बोलकर अपनी बात कही जाती है। मौखिक भाषा में क्या होता है? अपनी बात, मौखिक अर्थात मुख से जो बात निकलती है वह मौखिक भाषा होती है।
और सुनकर समझी जाती है और हम कान से सुनते हैं। मौखिक भाषा के अंदर हम बोलते हैं और कान से सुनकर अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। वह भाषा का पहला या मूल रूप है। यह भाषा का पहला और मूल रूप होता है। मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण है, जैसे कि टीवी है, हम उसको देखते हैं, कान से सुनते हैं। रेडियो व समाचार सुनना, रेडियो पर समाचार सुनते हैं हम, उसको पढ़ थोड़ा ना सकते, हम उसको सुनते हैं, वो मौखिक है, वो वहां से बोल रहे हैं और हम अपने कानों से सुन रहे हैं। फोन पर बात करना, हम फोन पे बात करते हैं तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, मुख से बात करते हैं, हम ना कि लिख के बात करते हैं। हम जब फोन पे बात होती है तो हमारी लिख कर बात, बोल कर बात होती है। अब आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में लिख कर बात की जाती है। जो लिखित भाषा होती है, लिखित अर्थात लिख कर, जो भाषा हम लिख कर बात करते हैं, जो हम लिख कर एक दूसरे को समझाते हैं, वह लिखित भाषा होती है। और पढ़कर समझी जाती है और उसको हम पढ़ लेते हैं। सपोज किसी ने जैसे मैंने आपके ये लिखा हुआ है, भाषा किसे कहते हैं, हमने ये लिखा हुआ है मैंने, अब आप इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ये मेरी लिखित भाषा है। जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी मौखिक भाषा है। लिखित रूप भाषा को सहेज कर रखा जा सकता है। जो हम लिखित भाषा होती है उसको सहेज के, यानी कि संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो लिखा होता है किसी पेज के ऊपर, कॉपी के अंदर, किसी नोटबुक के अंदर लिखा हुआ होता है, तो उसको हम कई सालों तक, कई समय तक संभाल के रख सकते हैं। लेकिन मुख से जो मौखिक भाषा होती है उसको हम ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि हम जब थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, जब तक वो हमको रहती है याद, उसके बाद वो उसको हम संभाल कर नहीं रख सकते हैं। लिखित भाषा जो होती है उसको हम कई वर्षों तक सहेज कर रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पूर्व इतिहास की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हमने अभी तक, जो हमारे ग्रंथ है, पुराण है, ये सब पूर्व समय में लिखे हुए हैं, जो लिखे हुए हैं, इनको आप संभाल के रखा हुआ है, तो आज हम इनको पढ़ रहे हैं, इनके बारे में हमारा अध्ययन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि इस भाषा, लिखित भाषा के कुछ उदाहरण है, समाचार पत्र, साइन बोर्ड, पत्र लिखना, पुस्तक आदि, ये सब लिखे हुए हैं, इनको हम संभाल के रख सकते हैं। अब भारतीय और अन्य भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और पढ़ी जाती है। संसार में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भारत में कुल 22 भाषाएं संविधान में मान्य है। 22 भाषा जो है वो संविधान के अंदर मान्य है, जैसे हिंदी, तमिल, मलयालम, बांग्ला आदि। अन्य देशों में भी अपनी अपनी भाषाएं हैं, जैसे कि इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा है, इंग्लैंड जो है अंग्रेजी में बोला जाता है। फ्रांस में फ्रेंच, जर्मन में जर्मनी, जापानी में जापानी, स्पेन में स्पेनिश, ये इनकी भाषाएं होती है। भारत में अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भारत में अधिकांश जगह पर हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, बोलचाल में हिंदी भाषा को ही प्रयोग में लिया जाता है। अब आता है हमारे लिपि। लिपि का अर्थ क्या होता है? जो हम ये वर्ण लिखते हैं, जो ये अक्षर लिखते हैं, लिखने की जो तरीका होता है, लिखने की जो बनावट होती है, उसको हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। अब ये जो चिन्ह है, इन चिन्हों के द्वारा ही हम लिपि समझ सकते हैं, भाषा को समझ सकते हैं, जो कि लिपि कहलाती है। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। ये जो चिन्ह होते हैं, इनको हम लिपि कहते हैं। सभी वर्णों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए हैं। सभी अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग वर्ण निर्धारित किए जाते हैं। भाषा को लिखने के लिए हर वर्ण के लिए निर्धारित चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। जैसे कि आज हमने हिंदी में लिखा है, हिंदी में अपन भ, जैसे कि आपके वर्णमाला होती है अ से ज्ञ तक, इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं A to Z तक, तो वो इंग्लिश का वर्ण है। जब हम इंग्लिश भाषा लिखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज लिखेंगे, तो इंग्लिश के लिए वो A to Z आएगा। जब हम हिंदी लिखेंगे तो अ से ज्ञ तक आएगा। ये हमारे वर्ण या अक्षर होते हैं। भाषा को लिखने के लिए हर वर्ण के लिए निर्धारित चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपि है। भाषा है जैसे कि हिंदी, मराठी, संस्कृत, गुजराती, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि हमारी बहुत पुरानी लिपि है। इस लिपि के अंदर ही हम इन सब भाषाओं को लिखते हैं। उर्दू में अरबी, फारसी, जैसा कि आपने भी देखा होगा, उर्दू किस प्रकार से लिखी जाती है, फारसी किस प्रकार से लिखी जाती है। पंजाबी में गुरुमुखी होती है लिपि, जो उसकी अक्षरों की और वर्णों की बनावट होती है, वह आपने देखी हुई है। बांग्ला बंगाली होती है, अंग्रेजी रोमन, कश्मीरी शारदा, ये सब इनकी भाषाओं की लिपियां होती है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं, इनके अंदर ही इनके लिखे जाते हैं। जो भी इनसे संबंधित होते हैं कार्य, या जो भी इनके संबंधित वर्ण होते हैं, उनको इस लिपि के अनुसार लिखे जाते हैं।
अब आता है व्याकरण। व्याकरण में कुछ नियम होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी भाषा को का शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। जैसा कि ये चित्र देखिए आप जैसे ये दोनों चित्र देख रहे हैं, ये आप दोनों चित्र देख रहे हैं, आपको आ रहे हैं नजर। पहले में है बच्चा गेंद से खेल रही है। अब इसमें क्या लिखा है, बच्चा गेंद से खेल रही है। और दूसरे में है यह कलम मेरा है। ठीक है, पहले में लिखा है बच्चा गेंद से खेल रही है। अब इसमें व्याकरण की क्या गलती है, ये तो बच्चा है, ये क्या है, पुल्लिंग है, किंतु इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, स्त्रीलिंग। आगे तो बच्चा लिखा है कि बच्चा गेंद से खेल रही है, जबकि ये क्या आता है, बच्चा गेंद से खेल रहा है। यह कलम मेरा है, यहाँ पर क्या आएगा, यह कलम मेरी है। ये जो मेरा है और रही है, ये व्याकरण की त्रुटियां हैं, गलतियां हैं। अगर हम इन व्याकरण के माध्यम से, जब तक हमको व्याकरण नहीं आती समझ में, अगर हम इन त्रुटियों को नहीं समझेंगे तो ये हमारी गलतियां हमेशा रहेगी और ये पूरा जो वाक्य है ये वाक्य नहीं कहलाएगा, ये अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। पिछले पृष्ठ पर दिए चित्रों के नीचे वाक्य अशुद्ध है। जैसा कि मैंने आपको बताया अशुद्ध वाक्य है। पहले वाक्य में बच्चा शब्द पुल्लिंग है और खेल रही है स्त्रीलिंग है। इसका शुद्ध रूप होगा बच्चा गेंद से खेल रहा है अथवा बच्ची गेंद से खेल रही है। अगर हम आगे वाला जो शब्द है बच्चा गेंद से खेल रही है, अगर हम बच्चे की जगह बच्ची को कर देंगे तो बच्ची गेंद से खेल रही है, तो पूरा पुल्लिंग वो आगे वाला पुल्लिंग हटके पूरा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और अगर हम पीछे वाले को हटाएंगे तो आज हम लिख सकते हैं कि बच्चा गेंद से खेल रहा है। या तो हम पूरे वाक्य को पुल्लिंग करेंगे या पूरे वाक्य को स्त्रीलिंग करेंगे। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में कलम स्त्रीलिंग है और मेरा है पुल्लिंग। इसका शुद्ध रूप होगा यह कलम मेरी है। कलम अर्थात पेन, जो पेन होता है उसको हम कलम कहते हैं। कोई भी वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। हमें व्याकरण की अगर अच्छी नॉलेज होगी, अच्छा उसका हमें समझ में आएगा, अगर हमारी व्याकरण अच्छी होती है तो हम उसमें जो व्याकरण से संबंधित त्रुटियां होती है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। व्याकरण ही भाषा को सही रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम सिखाता है। इन नियमों से हम भाषा का शुद्ध रूप का प्रयोग जान पाते हैं, सीख पाते हैं। भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग सीखने पर अगर हमको भाषा का ज्ञान होता है तो वह व्याकरण शुद्ध कहलाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है भाषा, लिपि और व्याकरण, आप इस पाठ को दोबारा पढ़िए और इससे संबंधित आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।